वेलकम टू आवर चैनल। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो है हमने जनरल साइंस का ये सीरीज स्टार्ट किया है और यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसे स्टूडेंट्स कर नहीं पाते हैं या फिर कंफ्यूज रहते हैं या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इससे पहले जो 4 वीडियोज बनाए गए हैं वहाँ पे डिटेल कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया गया है और क्वेश्चन को भी डिस्कस किया गया है। उन चारों पार्ट्स को देखने के बाद काफी सारे क्लियरिटीज आपको मिल जाएंगे और ये जो है 5वां जो है ये वीडियो है, पार्ट 5 है। और अभी जो है हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं विद कॉन्सेप्ट्स। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनको भी आपको बताया जा रहा है और इसके बाद जो है हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और फाइनली जो है हम लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस तरह पूरा जनरल साइंस को जो है कंप्लीट करवाया जाएगा और 40 आउट ऑफ 40 जो है ये हम कोशिश कर रहे हैं कि आप 40 आउट ऑफ 40 जो है ये जरूर एग्जाम में जरूर लाएं। इसके लिए जो है हम अपने तरफ से बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर क्वेश्चंस को लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेक श्योर कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप भी मेहनत करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें और हम भी लगातार अपने साइड से कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाया जाए, जो फैक्ट्स हैं उनको सामने लाया जाए और आपको एग्जाम में जो है कोई दिक्कत ना हो, ना ही प्रिपरेशन में कोई दिक्कत हो। अभी जो प्रिपरेशन का पेज है इसमें भी कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए जो है ये वीडियो को लाया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाके बाकी भी इससे पहले का जो 4 वीडियोस है उनको जरूर देखना। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहां पे डिस्कस किया है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, तो 1 किलोग्राम ऑफ वेट इक्वल्स टू कितना होता है? ये इक्वल्स टू होता है 9.8 न्यूटन। कैसे आया ये? तो F इजिकल टू ma, ये हम बिल्कुल लिखते हैं फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और बहुत जगह इन केस ऑफ ग्रेविटेशन में आपने देखा होगा या फिर ग्रेविटेशन के चैप्टर में देखा होगा कि F इजिकल टू mg भी लिखा जाता है। तो ये mg कुछ नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये स्मॉल g जो है इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू होता है 9.8। मास कितना दिया गया है? 1 किलोग्राम। g कितना होता है? 9.8। स्मॉल g का जो वैल्यू होता है 9.8। तो ऑब्वियसली फोर्स जो है 1 किलोग्राम अगर हम देखें, वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, बहुत जगह देखिएगा फोर्स को वेट भी जो है ये बोला गया है ग्रेविटेशन की जगह में। ठीक है, ग्रेविटेशन का जो चैप्टर्स हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि फोर्स को जो है ये W इक्वल्स टू mg भी आपने बहुत जगह देखा होगा। तो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर 2 किलोग्राम दे दिया जाए तो बस वैल्यू यहाँ पे 2 कर देना, इंटू कर देना, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 3 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू कितना न्यूटन होगा ये पूछा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह जो है आपको निकाल लेना है। आगे बढ़ते हैं। टू ऑब्जेक्ट रिपेल ईच अदर, दिस रिपल्सन कॉज्ड ड्यू टू। तो देखिए यहाँ पे रिपल्सन जो होता है, बहुत लोगों को ये तो पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को उन्होंने, ये रेलवे में पहले भी पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे गलत जो है ये करके वो आए थे। इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4, इधर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जो है ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है और ये किस लिए होता है? ठीक है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। तो ये ध्यान रखना, इसका सही जवाब है ये है इधर ए मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसीलिए हमने पहले भी बता दिया था, यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा याद रखने वाला ये जो पार्ट 5 जो है ना, यहाँ पे जो फिजिक्स क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें यहाँ पे हम कम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो पार्ट 5 है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन भी हमने ज़्यादा लिया है ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप कर सके, क्योंकि यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है। कॉन्सेप्ट वाले जो चीज़ें हैं ये पहले 4 पार्ट में हमने डिस्कस किया था, इसके वाले नेक्स्ट जो पार्ट आने वाले हैं वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो है इसको क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो है इसे वोल्टेज भी कहा जाता है। तो ये याद आपको रखना है कि इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो है इट इज ऑल्सो नोन एज वोल्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयरिंग आउट ऑफ कार टायर्स। तो कार टायर जो है घिस जाते हैं, किस वजह से घिस जाते हैं? ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से घिस जाते हैं। दो जो है, मान लीजिए 2 अलग अलग जो है चीज़ें हैं, जैसे रोड में कार जो है ये चल रहे हैं, तो ये टायर्स जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे जैसे ये रोल हो रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो है ये घिस जा रहे हैं। ये दे बेसिकली वेयर आउट ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज़ डिफिकल्ट टू वर्क ऑन ऑयली फ्लोर बिकॉज, क्यों ऑयली फ्लोर में चलना मुश्किल होता है? क्यों? यहाँ पे बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे फिसलने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, इसी वजह से उनमें जो है चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग डैश एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो ये बेसिकली फोर्स इसका सही जवाब होगा। हमने बहुत बार बोला है फोर्स को, बहुत बार वेट भी बोला जाता है। वेट जो है ये ओरिजिनल जो है मास नहीं होता है, दिस इज बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, दिस इज बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल। तो वेट को बेसिकली ये मेजर करता है, ना कि मास को। मास जो है ये एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी होता है और वेट जो होता है ये ग्रेविटेशनल पुल होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ये है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट।
ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनराइज इज एडवांस्ड एंड सनसेट इज डिलेड बाय। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, 2 मिनट से जो है ये एडवांस आपको जो है सनराइज देखने मिलता है और 2 मिनट से जो है सनसेट जो है डिले होता है। क्यों? ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका सही जवाब है 2 मिनट्स। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में आगे। साउंड इज ए काइंड ऑफ, तो साउंड क्या है? एक काइंड ऑफ वर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, प्रेशर है। आसान क्वेश्चन है। साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। देखिए ये भी याद रखने वाला चीज़ है। अभी आप अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने जाएं कि साउंड जो है ये एनर्जी क्यों है, तो पूरा यहाँ पे थियोरेटिकल कितना सारी चीज़ें डिस्कस करने पड़ेंगे, तब जाके इसको प्रूव किया जाएगा। इससे बेहतर है कि क्लास 10 तक ही यहाँ पे पूछा जा रहा है, ज़्यादा तो पूछा नहीं जा रहा आपका सिलेबस। तो आपको इतना ही याद रखना है कि साउंड इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ थियोरेटिकल इतना लेंदी चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करने वाले, इसलिए पहले ही बता दिया गया है। याद रखने वाली चीज़ें इस पार्ट में थोड़ा ज़्यादा होंगे। द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड, तो साउंड इन द ऑडिबल रेंज जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है सोनिक साउंड कहा जाता है। ठीक है, साउंड जो ऑडिबल रेंज में होते हैं इन्हें जो है बेसिकली सोनिक साउंड कहा जाता है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज बेसिकली कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नीचे हमने मेंशन भी कर दिया है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। नोट डाउन कर लेना, मेजर किया जाता है हर्ज में, और 1 हर्ज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 वाइब्रेशन पर सेकंड होता है। ये भी नोट डाउन करना, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे हमने आपके लिए डाल दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, मेजर्ड इन हर्ज। 1 हर्ज इक्वल्स टू 1 वाइब्रेशन पर सेकंड, ये होता है। ये याद आपको रखना है। The rating for a fuse used in a household electric circuit is provided on the basis of, तो रेटिंग जो दिया जाता है फ्यूज यूज इन हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बेसिकली करंट के बेसिस पे जो है ये रेटिंग दिया जाता है। सो बेसिकली इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2, फ्यूज इज यूज टू प्रोवाइड ओवर करंट प्रोटेक्शन। ये याद रखना, ओवर करंट या फिर ओवरलोड के प्रोटेक्शन के लिए जो है ये फ्यूज प्रोवाइड किया जाता है हाउस होल्ड्स में बेसिकली, अगर हम देखें तो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें कि जो क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था, इसी तरह के हमने जो है 1100 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आपको प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो, समझ में आए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। रेलवे ने प्रीवियसली जिस तरह क्वेश्चन पूछा है उस सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1100 क्वेश्चन जनरल साइंस का आपके लिए बनाया गया है, खास करके रेलवे टेक्नीशियन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनके लिए। ये बुकलेट हमने बनाया है बहुत मेहनत से, ताकि आप इनमें से सीखें, एनालिसिस करें, प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, समझ सके कि रेलवे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है, और जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट जितना कम हो सके उतना कम रखा है, 99 रुपीज़, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है खरीद सके। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी कॉस्ट रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यहाँ पे 999 रुपीज़ रख दिया जाए, 399 रख दिया जाए, क्या फ़ायदा अगर स्टूडेंट ले नहीं सकते। तो 99 रुपीज़ ही रखा गया है, 100 रुपये से भी कम कॉस्ट रखा गया है, ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। एक ऑफर भी है कि 1100 जनरल साइंस के क्वेश्चन तो दिया ही है, साथ में जो है प्लस 1000 जनरल अवेयरनेस का भी क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ये फ्री में ही है, जनरल अवेयरनेस का जो है यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है, ये फ्री में आपके लिए दे दिया है। ये भी जो 1000 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बनाया गया है, ये भी सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही बनाए गए हैं। एंड द कॉस्ट इज ओनली 99 रुपीज़। जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं, जो नहीं ले सकते कोई बात नहीं, सारे वीडियोस को देख लें, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। डिटेल में हम डिस्कस कर ही रहे हैं। और ये जो बुकलेट है इसमें क्वेश्चन और साथ में जो सही आंसर है वो मार्क रहेगा। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट जानने हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन जानना है, तो वीडियोस को देखना जरूरी है। खास करके प्रिपरेशन के दौरान ये बुकलेट जरूर ले लें, जहाँ पे हमने 1100 बेस्ट क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ताकि आपको प्रिपरेशन के दौरान कोई दिक्कत ना हो, समझ आए कि हाँ रेलवे कैसे क्वेश्चन पूछता है। कोई क्वेश्चन में फंसते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च करें, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करें, तो वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। या फिर वीडियोस तो हमारे हैं ही, जहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Name the law in physics which states that equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। तो ये बेसिकली एवोगाड्रो जो है ये लॉ है। इससे पहले ही बताया था, एनसीईआरटी के डायरेक्ट डेफिनेशन से जो है क्वेश्चन बनता है, ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये एवोगाड्रो लॉ है which basically states that equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। So option number 1 is correct। वेबर पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, तो वेबर पर सेकंड जो है, वेबर पर सेकंड जो है ये किसका जो है इक्विवेलेंट है? ये जो है 1 वोल्ट पर सेकंड का इक्विवेलेंट है। तो इट इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट। वेबर जो है किसका यूनिट है? ये अगर बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है ये यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने का जो एसआई यूनिट है ये है मोल। ठीक है, MOL इसे डिनोट किया जाता है। तो मोल जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल में मेजर किया जाता है। और
ये जो यूनिट है ये बहुत बड़ा यूनिट है। एग्जाम्पल से यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि कितना बड़ा यूनिट है मोल, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं 1 डजन, तो 1 डजन में जो है कितने जो है बेसिकली चीज़ हम देख सकते हैं 12 थिंग्स, 12 थिंग्स जो है यहाँ पे मिलेगा, कोई भी 12 थिंग्स। मान लीजिए 1 डजन ऑफ बनानास, तो इसमें 12 बनानास मिलेगा। 1 डजन ऑफ आर्ट, या फिर 1 डजन ऑफ कुछ भी, 1 डजन ऑफ आप कुछ भी ले लीजिए, 1 डजन ऑफ स्विचेस, तो 1 डजन ऑफ स्विचेस यानी कि 12 स्विचेस मिलेंगे। इसी तरह अगर हम कहते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखे 1 मोल, तो 1 मोल क्या होता है पता है आपको? 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 थिंग्स। तो इतना ज़्यादा बड़ा यूनिट है ये, 10 टू पावर 23 थिंग्स। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कितना बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको समझाने के लिए बताया गया है कि 1 मोल जो है कितना बड़ा यूनिट है। जैसे 1 डजन में 12 जो है इसमें चीज़ें होंगे, तो 1 मोल में जो है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 थिंग्स होंगे। सोच लीजिए ये कितना बड़ा यूनिट है। तो बेसिकली एक थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको मिलेगा तो आप समझ सकेंगे कि हाँ ये यूनिट बहुत ज़्यादा बड़ा है। डैश इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन हमने बार बार बोला है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट डेफिनेशन लिया जाता है, क्लास 9 और क्लास 10 का जो है बुक से जो है बिल्कुल डेफिनेशन लिया जाता है। और आपको इसका आंसर भी बिल्कुल ये पता होगा। फोर्स जो है, फोर्स बेसिकली इज द एक्सटर्नल एजेंसी अप्लाइड ऑन ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। और बेसिकली ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी इसे हम कह सकते हैं, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। विच आर द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो है इनमें से कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक है? तो यहाँ पे जो सही जवाब है ये है वर्क डन बाय इट इज कम्प्लीटली रिकवरेबल, ठीक है, वर्क डन बाय इट इज कम्प्लीटली रिकवरेबल। तो ये बेसिकली इसका सही जवाब है, कैरेक्टरिस्टिक है ये कंजर्वेटिव फोर्स का। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। और एग्जांपल अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया कंजर्वेटिव फोर्स। इसके अलावा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्वेश्चन बना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका जो मेजर एग्जांपल है एक, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जरूर याद रखें। ये फ्यूज प्रोटेक्ट्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम, तो ये हमने पहले डिस्कस किया था, ओवरलोडिंग से जो है ये बचाता है। फ्यूज में हरदम याद रखना हाई रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस इसका हाई होगा और मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका लो होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, रेजिस्टेंस फ्यूज का हरदम हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका लो होता है। फॉर एन वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू, तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड अगर हम करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा? वेव वेलोसिटी मिलता है। जैसे स्पीड ऑफ वेव को हम क्या कहते हैं, कैसे इसे निकालते हैं? स्पीड ऑफ वेव अगर पूछा जाए, स्पीड ऑफ वेव, तो स्पीड ऑफ वेव क्या होता है? वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड होता है, वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड। ये नोट डाउन आप कर लें, कहीं अगर न्यूमेरिकल इसके रिलेटेड पूछा जाए, स्पीड ऑफ वेव पूछा जाए या वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा जाए, तो ये बेसिकली होता है वेवलेंथ बाय टाइम। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3, वेव वेलोसिटी। टॉर इज यूनिट ऑफ, तो टॉर जो है किसका यूनिट है? तो टॉर जो है ये प्रेशर का यूनिट है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और 1 टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, कितना पास्कल होता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 टॉर्क नोट डाउन करते रहे ये सारी चीज़ों को, 133.32 पास्कल होता है, ठीक है। 1 टॉर इज इक्वल टू 133.32 पास्कल। ये आप नोट डाउन बिल्कुल करें। टॉर जो है ये प्रेशर का जो है ये यूनिट है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा सा बोरिंग लगता होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट को हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो याद रखने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं उनको ही ज़्यादा जो है यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन क्या करें, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही है एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने मिलेगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर देखने मिलेगा, इसीलिए इनको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। इफ 2 फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट डैश ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस। देखिए एक चीज आप याद रखें, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? नेट फोर्स क्या होता है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ये होता है नेट फोर्स, ठीक है। अगर 2 फोर्स इक्वल डायरेक्शन में जो है लग रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सम करेंगे। अगर 2 फोर्स एक ऑब्जेक्ट में जो है, मान लीजिए एक सेंटर में एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लगते हैं, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे इन दोनों का। समझ में आ गया? कोई यहाँ पे जो है दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 फोर्सेस। अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पे हम सम करेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहा है दोनों फोर्स एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है 2 फोर्स, तो यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे।
यही है बेसिकली नेट फोर्स, ये याद रखना, नेट फोर्स इज सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। इक्वल डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहा है तो सम करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो डिफरेंस करेंगे। ठीक है, एज इजी एज इट इज समझा दिया गया है, बाकी भूलना मत बस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर शोज लैटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट। लैटरल इन्वर्जन ऑफ लाइट होता क्या है वो पहले देख लेते हैं। द फेनोमेना ऑफ लेफ्ट साइड अपेयरिंग राइट साइड एंड राइट साइड अपेयरिंग लेफ्ट साइड ऑन रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। आंसर आपको मिल गया होगा, प्लेन मिरर में ही ये होता है। लैटरल इन्वर्जन जो है ये प्लेन मिरर में खास करके हमें देखने मिलता है। आगे बढ़ते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन्स अबाउट द टाइड ड्यू टू मून एंड सन। तो जो ओशंस में जो टाइड्स आते हैं ना, किस वजह से होते हैं पता है? ये जो है मून के ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ में जो होता है, इसके वजह से जो हमें देखने मिलता है जो ओशंस में टाइड्स आते हैं, या फिर सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ में पड़ता है, इसके वजह से बेसिकली जो है ओशंस में हमें टाइड्स देखने मिलते हैं। तो इसका सही जवाब है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थोड़ा सा याद रखना, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते रहें ताकि बाद में जो है रिविजन भी कर पाए। द टू एंड फ्रो और बैक और फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज। तो इसे क्या कहा जाता है? टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फ्रो जो मोशन है ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज बेसिकली, इसे कहा जाता है वाइब्रेशन, इसे जो है ये कहा जाता है। एन इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड। तो इमेज जो स्क्रीन में फॉर्म होता है इसे हम रियल इमेज कहते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है। व्हेयरएज द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, हम इसे कहते हैं। तो दोनों का आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गया होगा। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। उसी तरह इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। आसान है, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़ते रहें ताकि इस तरह का जो क्वेश्चंस आए ना, इनको पढ़ते ही फटाफट आप जवाब दें। क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी का बुक एक रिकमेंडेशन है, उसके साथ साथ हमने जो बुकलेट बनाया है, जो इंपॉर्टेंट 1100 क्वेश्चन बनाया है, वो एक रिकमेंडेशन है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे आप उसको जाके भी बिल्कुल ले सकते हैं, अच्छे से सारे क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं और बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं जोरों शोरों से, ताकि 40 आउट ऑफ 40 जो है ये स्कोर किया जा सके। वॉइस ऑफ मैन इज हेवी कंपेयर टू वुमेन। तो वॉइस ऑफ मैन जो है ये हेवी क्यों होता है कंपेयर टू वुमेन? तो इसका जो सही आंसर है, अगर हम देखें तो इनका जो मेल है, इनका वोकल कॉर्ड जो है लॉन्गर होता है। तो मेल का जो है ये वोकल कॉर्ड अगर हम देखें इज लॉन्गर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इस तरह अगर हम देखें तो वुमेन में या फिर वीमेन में जो है होता है ये पिच हाई होता है, इनका जो पिच जो है ना ये हाई होता है। मैन के कंपैरिजन में वीमेन में जो पिच होता है ना, इनका जो है ये हाई होता है। तो ये याद रखना, वॉइस ऑफ मैन इज हेवी कंपेयर टू वुमेन बिकॉज मेल का जो वोकल कॉर्ड होता है ये लॉन्गर होता है, इसीलिए इनका वॉइस थोड़ा हेवी होता है। लेकिन अगर हम पिच देखें, साउंड का जो पिच, अगर हम पिच के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये वुमेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिकल वेव। तो सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिकल वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उससे पहले हम ये चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जो सही आंसर है, उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका जो सही आंसर है ये है साउंड वेव। इनमें से जितना है उनमें से अगर हम देखें ऑप्शंस में देखें तो साउंड वेव इनमें से जो है मैकेनिकल वेव है, बाकी इनमें से कोई भी जो है ये मैकेनिकल वेव नहीं है। अब साउंड मैकेनिकल वेव क्यों है? बिकॉज दे नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ मटेरियल जो है मीडियम चाहिए प्रोपागेशन के लिए। इसी वजह से जो है साउंड जो है ये एक मैकेनिकल वेव है। बाकी एक्सरे हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सारे मैकेनिकल वेव नहीं है। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिलेटेड एज। तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होना चाहिए। तो ये ऐसे रिलेटेड है, I इक्वल्स टू R। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये बेसिकली स्टेट्स दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ फ्रॉम ए सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी। तो पहले भी हमने पार्ट्स में डिस्कस किया था, काइनेटिक एनर्जी जो है ये एनर्जी किस लिए होता है? ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली एनर्जी ड्यू टू मोशन। हरदम ये याद रखना, काइनेटिक एनर्जी जो होता है दिस इज ड्यू टू द एनर्जी ऑफ मोशन। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, मूविंग, मस्ट बी मूविंग। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी मूविंग, तब उसका जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। एंड रेटिना ऑफ आई द एरिया हैविंग नो सेंसरी सेल्स इज कॉल्ड। तो रेटिना ऑफ आई जहाँ पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं उसे जो है ब्लाइंड स्पॉट जो है ये कहा जाता है। दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एयर प्रेशर जो है एक्सर्टेड ऑन अर्थ, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। The light falls perpendicular on a plane mirror. What will be the angle in which it will be reflected? तो इसका जो सही जवाब है ये है 0 डिग्री। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। इंसिडेंस एंगल
इक्वल्स टू 0, रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल्स टू 0। तो अगर परपेंडिकुलरली प्लेन मिरर में जो है अगर कोई लाइट ये हो रहा है तो ये रिफ्लेक्ट जो होगा ये भी वही 0 डिग्री में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन सीमेंस। तो सीमेंस में जो है क्या मेजर किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ऐसा यूनिट आप याद रखना जरूरी है यहाँ से। ये तो सिंपल ही है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का जो है ऐसा यूनिट क्या है, सीमेंस है। इतना भी आपको ऐसा यूनिट्स भी अगर सबका याद है तो भी इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। पहले ही कहा था कि याद रखने वाली चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा ही है कुछ। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है। एन आउल कैन सी क्लियरली एट नाइट बट नॉट डे टाइम बिकॉज इट हैज़। तो आउल जो होता है ना, इनमें क्या होता है, जो रॉड सेल्स होते हैं ना, आई में जो रॉड सेल्स होते हैं और कोन सेल्स होते हैं, तो इनमें जो है रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं और कोन सेल्स कम होते हैं। और रॉड सेल्स जो है ना ये लो लाइट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। इसी वजह से जो है ना आउल्स को नाइट में बहुत अच्छे से दिखाई देता है, नाइट्स में उड़ते हैं और डे टाइम में जो है ये सोते हैं। तो याद रखना ये कि इनमें जो है आउल्स के आई में जो है रॉड सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और फ्यू कॉन सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये नाइट में भी अच्छा से देख सकते हैं। और रॉड सेल जो है ये लो लाइट एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा जो है काम करता है। तो इसका सही जवाब ही है ऑप्शन नंबर 1, मोर रॉड सेल्स एंड फ्यू कोन सेल्स। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, 5 वीडियो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मिलाकर आगे भी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे। मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया ना तो एक लाइक जरूर कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।